जय हिंद। बीपीएससी टीचर 1.0, 2.0, 3.0 के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनके ऊपर जहां से ये क्वेश्चन पूछे गए थे उसी बुक से सब्जेक्टिव कराया गया था पिछले वीडियो में, तो वो वीडियो पार्ट 1 था। अभी ये उसी का ऑब्जेक्टिव जो है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो किसी भी एग्जाम में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड पेपर में आए हैं तो उनका क्या है, ऑब्जेक्टिव भी कर लिया जाता है ताकि पूछे हुए क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके हो जाए प्रीवियस ईयर टॉपिक के साथ साथ। आप अगर इस वीडियो में ही नए जुड़े हैं चैनल पे तो आपको बताना चाहेंगे कि हम जो है बीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 में जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे पूछे हुए क्वेश्चंस को लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया था, उसी बुक से हम क्या करते हैं सब्जेक्टिव कर लेते हैं, साथ में ही क्या करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाता है, क्वेश्चंस के फॉर्म में कर लिया जाता है। तो पहले सब्जेक्टिव होता है ताकि जो इस चैप्टर से नहीं पढ़े होंगे, ये चैप्टर नहीं जानते होंगे, उनके लिए आसानी हो ऑब्जेक्टिव करने में, और जिनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना होता है उनके लिए ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते ही हैं तो वो भी किया जाता है। और जो भी वीडियो को लाइक करते हैं उनको धन्यवाद, और जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद, और अब जो जुड़ रहे हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता चलेगा कि हाँ इस पे बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा चैनल पे। और लाइक और कमेंट्स क्या होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन वे होते हैं, तो आप लोग उस कम्युनिकेशन वे को भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपका जो है ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, या आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसी से पता चलता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस पहला जो है ये उसका ऑब्जेक्टिव है जो हमने सब्जेक्टिव किया था, उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, भोजपत्र वृक्ष जो है कहाँ मिलते हैं, तो ये जो है हिमालय के क्षेत्र में आपको मिलते हैं, ये अपने भोजपत्र वृक्ष जो है मिलते हैं। अब आगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भोजपत्र वृक्ष या वृक्ष उसको कहते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है, यानी हिमालय वाले क्षेत्र में पाई जाती है ये। इस वृक्ष का सफेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता था, यानी जो ये आपका वृक्ष है ना भोजपत्र, उसको पहले प्राचीन काल में लिखने के कार्य में किया जाता था यूज। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है, तो ये वृक्ष जो है अल्पाइन टाइप के वन जो होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो ये खैर जो है मध्य प्रदेश में बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है। कत्था बनाने के हेतु इस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत में विशेषकर सूखे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सूखे क्षेत्र में पाए जाने वाली वृक्ष जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो हमने सब्जेक्टिव में बार बार ये चीजें याद दिलाई थी आपको। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कौन से वन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में इसमें क्या है, ये आर्द्र वन पर्णपाती वन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन जो है भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरे सर्वाधिक विस्तार में पाया जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे यहाँ पे आर्द्र की जगह पे शुष्क कर दीजिएगा तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा, और वहां पे आर्द्र कर दीजिएगा तो वो दूसरे नंबर पे पाया जाता है, लेकिन पर्णपाती वन जो है कॉमन रहेगा भारत के वन में, ठीक है, जो ज्यादा पाए जाएंगे। अगला है, सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं, तो ये सागौन जो और तथा साल जो है ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के जो है आपके एग्जाम्पल में, उसी वही शुष्क कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में ये सागौन तथा साल जो है देखने को मिलते हैं। अगला है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तो किस किस कारण से आता है, तो तापमान में गिरावट होती है, जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो 165 मीटर आप चल दीजिएगा तो कितना 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की गिरावट होती है, या 1 किलोमीटर आप चलोगे ऊपर तो 6.4 जो है सेंटीमीटर जो है तापमान की गिरावट होती है, तो ये पता ही है ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होगी तो वहां की वनस्पतियों में भी जो है भिन्नता पाई जाएंगी, तो ये आंसर सही है, पहला सही है। वर्षा में बदलाव, यानी कि ज्यादा वर्षा होगा तो वहां अच्छे पौधे पाए जाएंगे, कम वर्षा होगा तो कम पौधे पाए जाएंगे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। मिट्टी का जो है उपजाऊ और अनुपजाऊ पौधों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 जो है सही है। तेज हवाओं का जो खास तौर पे वो नहीं है, लेकिन एक फैक्टर खास नहीं है इसलिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 3 जो है सही हो जाएंगे।
अब देख लीजिए उसके बारे में ये बताया है कैसे। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। तो आपको पता है कोई भी अगर पहाड़ी क्षेत्र रहता है तो निचले वाले क्षेत्र में ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है, उतना ही कम ऊपर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जैव विविधता जो है, आप पृथ्वी से जब भूमध्य से ऊपर की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो जैव विविधता घटती जाती है। वही आप क्या करेंगे, ध्रुवों से नीचे की ओर आएंगे, भूमध्य रेखा की ओर, तो जैव विविधता जो है आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कमी देखने को मिलेगी जैव विविधता की कहाँ पे, ऊंचाई के साथ साथ। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनउपजाऊ होना तथा वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना भी शामिल है। ठीक है, तेज हवाओं का उतना वो शामिल नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या है, इसे इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भू क्षेत्र कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। इसमें देखिए ऑप्शन में जो है ना 1 2 3 4 अगर दिया होता तो आप 1 2 3 4 को चूज करते, क्योंकि हवा भी है हल्की और ज्यादा जो दबाव पड़ाती है तो उससे भी थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए क्या हो गया 1 2 3 जो है आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं देंगे क्योंकि हवा जो है कम मायने रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो क्या होगा, पश्चिमी हिमालय में जब जाएंगे तो ये कम होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं, यानी कि वहां पे वृक्ष जो है उगने में सक्षम है। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन की मान 3600 से लेके 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से लेके 3600 मीटर तक ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान जो है कम होता है। कहाँ पे कम होगा, पश्चिमी हिमालय में। पूर्वी हिमालय में क्या होगा, अधिक होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो किस लिए, तो वन के लिए। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र में लगभग 65% भूभाग पर क्या है, वन ही है। पश्चिमी हिमालय भारत जैसे ऐसे है ना, तो हिमालय ऐसे है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, पश्चिमी हिमालय, जिसकी ऊंचाई भी अधिक अत्यधिक है। पूर्वी हिमालय में जो है ना ऊंचाई कम है पश्चिमी हिमालय के कंपेयर में, और हिमालय का अगर एवरेज ऊंचाई देखा जाए तो 6000 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी कि टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पश्चिमी हिमालय में जो है आपको सबसे ज्यादा शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। तो ये देवदार, यानी कि देखिए जब भी पूछा जाए ज्यादा ऊंचाई पे कौन से पौधे पाए जाएंगे तो देवदार पाया जाएगा, वही नीचे पूछा जाएगा आपसे तो देवदार के जस्ट उल्टा शंकुसिन कोना टाइप का जो है वो वृक्ष पाए जाते हैं। तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में कौन से पाए जाएंगे बाहुल्य, ज्यादा मतलब मात्रा में, बहुत सी ज्यादा मात्रा में कौन से पाए जाएंगे, देवदार पेड़ जो है वो पाए जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ भी है, इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हो जाएंगे, ओक, फर, देवदार, स्यूस, चेस्टनट। ये जो वृक्ष है ना उसको एक बार आप याद रख लीजिएगा, गो थ्रू हो लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप बना सके। ठीक है, देवदार, स्विस, चेस्टनट, सिडार और चीड़ है। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में है, इसलिए ये देवदार जो है आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो ये जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे क्या है, सिनकोना जो है नहीं उगता है, क्योंकि सिनकोना जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पौधा है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है, यानी कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहीं पे क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और जो सिनकोना है ये आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही ये वृक्ष जो है पाया जाता है। तो ये देख ही लिया आपने, तटीय मैदान वगैरह में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न जो है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। अब इसमें क्या है, जंगल की आग किसे कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। ब्यूटो मोनो
स्पर्मा को जंगल की आग यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलास के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा पलास आपने सुना होगा, तो इसे ढाक या पलास के नाम से भी जाना जाता है। पलास के फूल को उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल भी कहा मतलब घोषित किया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, आपका पलास है, और बिहार का क्या है, गेंदा का फूल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन वन ज्यादा पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश जो है वहां पे आपको सबसे ज्यादा जो है सागौन के वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में। उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, झारखंड में नहीं पाया जाता, कर्नाटक में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी तीनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर लगा लीजिएगा ए बी डी, यानी कि सबसे ज्यादा पूछा तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन सबों में भी पाया जाता है। जैसे कि दिए गए विकल्पों में भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक सागौन वन पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? जो कि हमने सब्जेक्टिव में, एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव में ये नोट किया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि किसमें फूल नहीं होते हैं। तो ये फर्न है, ठीक है, जो भारत में उपलब्ध है। फर्न एक क्या है, संवहनी पौधा है। यह पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते, इनमें बीज भी नहीं होता और इनमें फूल भी नहीं होता, और ये कैसे हैं, एक संवहनी पौधे हैं। अगला है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक उपलब्ध है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो इस विविधता का कारण ये है कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, यानी कि समुद्र तट से ज्यादा नजदीक है, इसलिए वहां पे क्या है, मतलब जो है आपको 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक भी पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि वनस्पति। चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्री तट से भूमध्य रेखा से अधिक निकट है, यानी कि पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय जो की अपेक्षा, यानी कि पूर्वी हिमालय इधर वाला पार्ट, पश्चिमी हिमालय इधर वाला पार्ट, तो ये क्या है कि आपको समुद्र तट से जो है ज्यादा नजदीक है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय, तो इसलिए वहां पे क्या है, वनस्पति पाए जाते हैं 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक की भी। अगला है, एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो ये जो है चीरू और ऑरिक्स के बीच जो अंतर इसलिए है कि ऑरिक्स जो है गर्म और शुष्क क्षेत्रों में भी रहने के अनुकूलित है, जबकि चीरू जो है ठंडी पर्वतीय घास के मैदान में और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए मतलब अनुकूलित हो पाता है वो। तो याद रखिएगा, चीरू जो है कहाँ पाया जाता है, ठंड उच्च पर्वतीय घास, मतलब ठंडे उच्च पर्वतीय स्थल पे ये जो घास के रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो इसमें तो सुंदरवन है, तो सबसे पहले सुंदरी कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में पाया जाता है। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय के ऊपर ज्यादा ऊंचाई पे जाइएगा तो देवदार पाया जाएगा, ठीक है, और जब नीचे आइएगा ना थोड़ा सा नीचाई पे, तो वहां पे क्या पाया जाएगा, सिनकोना पाया जाता है। याद रखिएगा, हिमालय के निचली क्षेत्र में सिनकोना, ऊपरी क्षेत्र में देवदार देखने को ज्यादा मिलता है। तो अगर नहीं याद हो तो इससे याद रखिएगा कि ऊंचे ऊंचे पर्वत पे कौन से बैठते हैं, शंकर भगवान, और वो कौन है, देव है। तो देवदार जो है ऊंचे पर्वतों पे पाई जाती है ज्यादा, और निचले भाग थोड़ा सा कम ऊंचाई होती है उसमें सिनकोना पाई जाती है। ठीक है, तराई क्षेत्र में। सुंदरी सुंदरवन हो गया आपका। देवदार ये देखिए आपका है ही, देवदार जो है हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। और सागौन तो आपने देखा ही मध्य प्रदेश में ज्यादा रूप में पाया जाता है, तो मध्य भारत, मध्य प्रदेश, तो ये सागौन वन पाए जाते हैं। तो यही जो है आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा वो दिया हुआ है तो आप देख लीजिए। सागौन या सागौन को ही टीक के वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, आप जो ये टीक है जिसको मतलब टीक उड़ कहते हैं, ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। यानी कि टीक जो है, इसमें दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो लिख देती हूँ। देखिए ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, दूसरे नंबर पे उसमें ये पाया जाता है क्या, टीक आपका जो सागौन उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन ये तो कॉमन है, पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय भी कॉमन है, बस एक ये है आर्द्र और शुष्क। तो आर्द्र वाले जो क्षेत्र में है वो टीक जो है, सागौन जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पौधा है। और ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है।
उसके बाद हिमालय के क्षेत्र में ज्यादातर पौधे कैसे मिलते हैं, वो शंकुधार पौधे मिलते हैं, ताकि बर्फ जो है स्लाइड हो जाए। तो शंकुधार वाले पौधे हिमालय में मिलेंगे अगर क्वेश्चन आए तो। उसके बाद देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय हिमालय का उच्च क्षेत्र में पाया जाएगा, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगता है, ठीक है। देवदार सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल डेल्टा प्रदेश में पाई जाती है, फैले सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में। ज्वारीय वृक्ष है, यानी कि ये देखिए, ये वाला जो सुंदर वृक्ष है, इसकी खासियत है कि ये लवण हो या मतलब क्षारीय जो जल होते हैं, लवणीय जल में भी ये अपने आप को सरवाइव करने में सक्षम है, ठीक है। सिनकोना क्या है, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना है, तो इसका आंसर ही दिया हुआ है यहाँ पे, सुंदरी पश्चिमी बंगाल जो है आपका सुमेलित है। अब जैसे चंदन है, चंदन कहाँ पाया जाता है, केरल में नहीं, कर्नाटक क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक जो एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। टीक जो है कहाँ, अभी देखा हमने, ये कहाँ पाया जा रहा था, एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जा रहा था। और देवदार आप मध्य प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पाया जाएगा, हिमालय के उच्च वाली क्षेत्र में, यानी कि 1500 से ऊपर के ऊंचाई में जो है आपको देवदार देखने को मिलता है। ये रहा था 1500 मीटर, ये है ना, ठीक है। तो इसलिए कौन सा सही हो गया, ये आपका सुंदरी जो है पश्चिमी बंगाल में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। अब आगे है सुमेलित करना है, सूची है, उसको सुमेलित कर लेते हैं। दिया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अल्पाइन, अल्पाइन जानते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे, आपको सह्याद्री क्षेत्र में पाए जाएंगे, यानी कि सी का जो है वन जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसका जो है ए आंसर हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा, तराई क्षेत्र 4, और बी का आपको हो जाएगा 3, और बाकी मिला ही दिया मैंने, सी का ए हो जाएगा, और डी का आपको 2 हो जाएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र वाले में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आपके मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, घास होता है एक तरह का। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाएंगे, आपको सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, जहाँ वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से हमेशा अच्छी रहती है, ठीक है। सॉरी, वो थोड़ा सा बीच में स्क्रीन हट गया था, ठीक है। चलिए, वो जो चीजें दी थी क्वेश्चन में बताया गया था वही बताया है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, तो हमने देखा ही था, इसको मानसूनी वन भी कहते हैं, सब्जेक्टिव में पढ़ ही लिए थे। यहाँ बारिश की जो रेंज है 100 सेंटीमीटर से 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपीय भारत तथा उत्तर पूर्वी भाग जो है भाबर एवं तराई क्षेत्र है। भाबर किसको कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको भाबर कहते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन के मुख्यतः मध्य गंगा से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। अल्पाइन वन ये हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में लगभग 3000 से 4900 मीटर तक की जो है शुष्क अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन जो वनों का है विस्तार है, यानी कि अल्पाइन वन का, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, सह्याद्री जिसको कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, यानी कि जहां वर्षा होगी वहीं सदाबहार पाए जाएंगे। सब्जेक्टिव में हमने पढ़ाया है, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको ऑब्जेक्टिव लगाने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। अब फिर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो देख लेते हैं। तो पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा वन पाए जाएंगे। आपका शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे, यानी कि जो ऊपर मतलब हिमाचल प्रदेश है उसमें शंकु वृक्ष, वैसे तो ज्यादातर हिमालय में ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे आपके साइलेंट वैली में, जो केरल में स्थित है, जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है वो। कच्छ के वनस्पति कहाँ पाए जाएंगे, सुंदरबन में, जो लवणीय जल में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, यही मिलान है, ठीक है। अगला है लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाली कहाँ पाए जाएंगे, तो राजस्थान जो है आपका, वहां पे क्या है, मरुस्थल वाले जगह पे जो है ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं पाए जाते हैं, जो कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियां, लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे। तो इनमें जो ऑप्शन दिया है, तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश जो है छाया वृष्टि में थोड़ा सा आता है ये, तो यहाँ पाया जाएगा ये। पश्चिमी आंध्र प्रदेश में भी इस टाइप के पेड़ जो है पौधे जो है देखने को मिलते हैं, तो देख लेते हैं।
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन से संबंधित है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जब वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र है। इन वन के अन्य क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, मध्यवर्ती एवं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ एवं सौराष्ट्र के सीमा क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर बोला है समुद्र तल से, तो कौन पाया जाएगा, देवदार। और अगर वही तराई क्षेत्र में पूछता तो सिनकोना हो जाता। ठीक है। देखिए आगे दिया भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देवदार वृक्ष के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लाए जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है। अन्य के विवरण इस प्रकार हैं, जो और भी दिया था, जैसे चीड़ दिया था उसमें ऑप्शन में। तो यह हिमालय क्षेत्र के 900 से लेके 1000 सेंटीमीटर की मीटर की ऊंचाई के बीच में, सेंटीमीटर नहीं मीटर, ध्यान रखिएगा, 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है चीड़ का पेड़। साल यह मुख्यतः उप हिमालय के क्षेत्र, मध्य भारत के पूर्वी भाग तथा तमिलनाडु में भी मिलता है। सागौन जो है हमने बता ही दिया, इसके वृक्ष जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ सागौन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। सागौन जो है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होता है। और आपको पूछा जाए कर्नाटक चंदन के लिए फेमस है, तो चंदन के पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में अधिक किया जा सकता है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश से है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश में अधिकांश भागों पर क्या है, पाया जाता है। निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, बताना है। तो पता ही है आपको, महोगनी जो है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है मूलतः। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, जूनिफर जो है आपका हिमालय में पाया जाएगा। सिल्वर फर स्विस हमने सब्जेक्टिव पढ़ी थी, तो उसमें बोला था मैंने कि आप 2-3 ये नाम है जो याद रखिएगा, जैसे सिल्वर फर हो गया, स्विस हो गया, जूनिफर हो गया। ठीक है। महोगनी जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। महोगनी मूलतः उत्तरी और एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष है। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, यानी कि पश्चिमी घाट में देखने को मिलता होगा ये। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो इसमें कौन सा एक उदाहरण हो जाएगा, आपका हो जाएगा खेजरी। खेजरी जो है ना, एक सामाजिक वानिकी में बहुउद्देशीय वृक्ष है। तो देख लेते हैं, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि खेजरी वृक्ष को क्या कहा जाता है, मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे क्या दी गई है, वरीयता दी गई है। यानी कि खेजरी जो वृक्ष जो है उसको मरुस्थल का राजा कहा जाता है, और ये सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लीसा कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। आपको उत्तराखंड के चीड़ वनों में से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण है। गैर प्रकाष्ठ वन उपज लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल, यानी कि लीसा से और क्या पाया जाता है, बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में भी होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है। और ये किस किस में यूज होता है, आपका चीड़ के वृक्ष जो है, तारपीन का तेल बनाने में, साबुन में, पेंट में भी यूज होता है इसका, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति क्या हो जाएगी, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होंगे। तो जैसे असम और केरल ऑप्शन में है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति केरल और असम में है। ये वन पश्चिमी घाटों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है, और शुष्क ऋतु जो है बहुत थोड़े समय के लिए आती है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है आपको मध्य प्रदेश में जो है वन का क्षेत्र है पाया जाता है। ये वाला सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ कहाँ पाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। और वही बिहार में पूछे तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए विकल्पों में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद कौन से राज्य में आता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र का है? तो ये सेम हो जाएगा आपका, नहीं अब ये बिहार का पूछा है तो बिहार का कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र वन क्षेत्र से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में जो है कुल 797.81 जो है आपका, यानी कि 797.81 यानी वर्ग किलोमीटर घने, जबकि कैमूर जो है 519.83 वर्ग किलोमीटर घने वन से है घिरा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे आपको भूमध्य रेखीय के क्षेत्र में, आपको सबसे ज्यादा पाए जाएंगे सदाबहार किस्म के क्षेत्र। अगला है, सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो सेल्वा वनों की जो विशेषता है ये चौड़ी पत्ते और सदाबहार वन होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलेगी? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में आपको देखने को मिलती है। जहां वर्षा ज्यादा होगी, धूप ज्यादा पड़ेगा, वहीं पे आपको क्या मिलती है? जैव विविधता देखने को मिलती है। जैव विविधता वाले चैप्टर में हमने ये चीजें क्लियर करी है। विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक में के फैलाव का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय। इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन जो है उसका। अच्छा, विश्व के पूछा है, भारत में अगर पूछा रहता तो क्या होता? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन हो जाता। वहीं ये पूछा है विश्व के, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के जो है वहां पे पाए जाएंगे आपको उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होते हैं उसमें क्या होता है? जैविक पदार्थों का जो होता है अधिकतम होता है। अगला है, टैगा वन की विशेषता क्या है? तो टैगा वन की जो विशेषता है वो ये है कि ये समशीतोष्ण क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। अगला है, शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएंगे जहाँ शंकुधर वन पाए जाएंगे। अगला है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई के बने होते हैं? तो ये टुंड्रा प्रदेश जो है ना, वहां पे आपको मुख्यतः जो है शैवाल तथा काई के जो है देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, साइबेरिया क्षेत्र वाले जो ये है इसको हम लोग पार्क टैगा, कहाँ गया, टैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? साइबेरियन क्षेत्र के समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो हमने ये देख ही लिया कि सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? विषुवतीय वर्षावन ज्यादा पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो कहाँ मिलेंगे? विषुवत रेखा के आसपास जो है आपको सबसे ज्यादा घन मिलेंगे, जो वन है उनकी सघनता मिलती है, यानी कि डेंस ज्यादा मिलेंगे। अगला प्रश्न है, विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है बताना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, निचले स्तर पर सघन झाड़ियों एवं फूलदार विषुवत रेखा पर। ठीक है, लियाना की अधिकता पर, पोषिता पौधों की अधिकता, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, यानी कि ये बोल रहा है निचले स्तर पर सघन झाड़ियों की फूलधारी वाले पौधे जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है विशेषता देखने को नहीं मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान यानी कि नेचुरल जू कहा गया है? तो इसको कहा गया है आपको सवाना वन को। ठीक है, सवाना वन को जो है आपको जंतुओं की दृष्टि से, मतलब उनके खाने पीने की दृष्टि से देखकर प्राकृतिक प्राणी उद्यान यानी कि नेचुरल जू कहा गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है अमेजन वर्षा वन जो है, इसको हम लोग, आपको पता ही है अमेजन वर्षा वन जो है पृथ्वी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वहां से ऑक्सीजन की प्राप्ति, और वो विश्व का सबसे बड़ा जो है वन है अमेजन वर्षा वन, जो ब्राजील में, दक्षिणी अमेरिका है, ब्राजील वाले क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, यहाँ पे अमेजन वन जो है पाया जाता है। और ये क्या है, पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से लेकर 2600 मीटर तक की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है? तो ये सारे वही पाए जाते हैं हिमालय में, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे कौन पाया जाता है? देवदार, मैंने पहले बता दिया, और तराई क्षेत्र में सिनकोना। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? यानी कि सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में कौन से पाए जाएंगे? ये आपके समशीतोष्ण कोणधारी वन जो है पाए जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, कोणधारी वन नहीं पाए जाते? यहाँ बताना है कि कोणधारी वन जो है नहीं पाए जाएंगे, तो अमेजोनिया जो है वहां पे कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब ये जो है बर्फ से ढके वाले जगह चीजें हैं, तो वहां पे क्या पाई जाएंगी? कोणधारी वन पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो हमने अभी देखा ही मध्य प्रदेश। अच्छा, इसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, तो इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वनाच्छेद है? तो देश में पूछा है, तो जापान जो है उसमें सबसे ज्यादा सब प्रतिशत के रूप में वनाच्छादित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग जो है वन बनाए रखने का एक संवैधानिक प्रावधान है? ठीक है, संवैधानिक प्रावधान, ऐसा प्रावधान सभी जगह होना चाहिए। और ये कौन सा देश जो है किया हुआ है? भूटान, अपना पड़ोसी देश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? अब निम्नलिखित में से बताना है, तो हमारा भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शहरों के निम्नलिखित में से किस समूह में दृढ़ पर्णी उसके प्राकृतिक वनस्पति आच्छादन के रूप में नहीं है? बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको लास वेगास और क्विंसलैंड जो है, आपने सुना ही होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, लास वेगास और क्विंसलैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण पूर्वी चीन की प्राकृतिक वनस्पति है? तो ये है आपकी उपोष्ण पूर्थी पर्णी सदापर्णी वन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपोष्ण पूर्थी पर्णी सदापर्णी वन। किसकी है? पूर्वी चीन की प्राकृतिक वनस्पति है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है, तो देख लेते हैं। इसका क्या है, आंसर हो जाएगा आपको एक का 2 जीवी वनस्पति, जीवी जो वनस्पतियां हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। देवदार कहाँ पाया जाएगा आपको? देवदार पाया जाएगा आपको भूमध्य सागरीय वन में। आपका बबूल जो है वो पाया जाएगा, यानी कि ए का दो तो सब में है, पी का आपका 3 हो जाएगा, यानी कि सहारा हो जाएगा, यानी कि बायो, तो ये हो जाएगा ए जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिलान कर दिया है मैंने, देख लीजिएगा। बबूल कहाँ पाए जाते हैं? सहारा वाले क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। अगला है, सूची 1 सूची 2 को फिर से क्या करना है, मिलान करना है। इसका भी ऑप्शन नहीं है, चलिए मिला लेते हैं। चैप्रल अभी हमने देखा था कि क्वेश्चन में भी आया था, तो चैप्रल कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्र, यानी कि कैलिफोर्निया वाले रीजन में जो है उत्तरी अमेरिका में ज्यादा देखने को मिलता है। मेटोरोल जो है आपको चिली में देखने को मिलता है। उसके बाद आपका मकवी जो है, आपका मकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। फिविंग्स जो क्या हो जाएंगे, दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगे, तो ये मिलान कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो फिर से चैप्रल आया है, तो चैप्रल कहाँ देखे थे हम? उत्तरी अमेरिका में, तो ए का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए मिला लेते हैं, तो यानी कि चैप्रल हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका। माकी अभी हमने देखा था मालब्रूस फिनबॉश, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी कि सामने सामने ही ये मिलाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि फिनबॉस जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, माकी अभी हमने देखा ही उधर, वही जो है दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए।
अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को फिर मिलाना है। तो इसमें मानसूनी वन जो कह रहा था वो कौन से हो जाएंगे? मानसूनी वन में आपके सागौन तथा साखू अभी हमने ऊपर देखा ही था। उसके बाद जो आपका महोगनी है, ये विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, विषुवतीय रेखीय वन में पाए जाएंगे। और भूमध्य से सागरीय वन जो है इसमें पाया जाएगा आलू बुखारा वगैरह का प्लम एवं जैतून जो है पौधे पाए जाते हैं। और कोनधारी वन जो है हिमालय के क्षेत्र में चीड़ तथा फर जो है वो पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन है और कारण दिया हुआ है तो देखना है। यह वनस्पति का पहला स्टेटमेंट है, वनस्पति में किसकी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं ये देखना है। तो पहला दिया है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में यानी कि 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा शंकुधारी वन जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि उच्च अक्षांश पे पाए जा रहे हैं ये 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच में। अगला प्रश्न है गरान, यानी कि देखिए अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि मैग्रोव वन को है ना गरान के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में गरान आ जाएगा तो वही है मैग्रोव वन। ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर उपयुक्त में से बताना है। तो मैग्रोव, पहला स्टेटमेंट है मैग्रोव पादपों को लवणीय और स्वच्छ जल में उपयुक्त मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देखा ही था कि ये सुंदरी वन जो पाया जाता है वो स्वच्छ जल हो या लवणीय हो उसमें वो क्या करता है, सर्वाइव करने में संभव रहता है उसके लिए। उसके बाद मैग्रोव पादपों की वृद्धि और विकास के लिए क्या है, पंख मैदान की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है, डेल्टा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैग्रोव पादप सुरक्षित आड़ वाले तट के अंतर्गत अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हमको पता ही है कि जो ज्वार वगैरह उठते हैं तो इनको रोकने में भी ये मदद करते हैं, घने होते हैं इसकी वजह से स्पीड को क्या करते हैं, ये चक्रवात वगैरह के कम कर देते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद दिया है मैग्रोव वनस्पति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सहित सभी तटीय राज्यों में रिपोर्ट की गई है। तो सभी तटीय क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं, खास तौर पे ये नदी के डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4, चारों जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टैगा जियोम जो है कनाडा तथा यूरोप तथा एशिया के भागों में तक फैला हुआ है। टैगा बायोम किसे कहते हैं? अभी हमने बता ही दिया था ऊपर, रहने के क्षेत्र जो होता है किसी प्रजाति विशेष पौधे या जीवों या अन्य जीव के रहने की जगह को क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। और जब वही कोई पदार्थ या कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करती है तो उसको क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। जैसे अपना ये जो टैगा जियोम या बायोम है वो भी एक प्रकार है। तो ये सही है पहला वाला, जो एशिया तथा यूरोप के भागों में फैला हुआ है टैगा जियोम। टैगा विश्व का सबसे बड़ा जियोम है, तो ये भी सही है। अच्छा याद रखिएगा, टुंड्रा बायोम जो है सबसे ठंडा बायोम है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है सही है। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है, इसका कारण है। तो इसका कारण देख लेते हैं। वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप पाया जाना, तो ये भी बात सही है। परिवहन की सुविधा का अभाव है, इस वजह से भी हो सकता है। वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना, जलवायु का अनुकूल ना होना। तो उष्ण कटिबंधीय वनों की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4 जो है रीजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरित हो जाते हैं? तो ये बात सही है कि पर्ण की जगह जो है कांटे बन जाते हैं, वो कठोर एवं मोम पर्णी बन जाते हैं, और लघु पर्ण यानी कि पत्ती जो है छोटी हो जाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 250 सेंटीमीटर से लेके अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, ये किसी जंगल के बारे में बताया जा रहा है, किसी प्रकार की वन के बारे में। औसत वर्षा जब 75% से अधिक होगी तो ये वर्षावन ही होगी। वृक्ष जिनके पत्ते नहीं झड़ते हैं यानी कि सदाबहार वन की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या होगा इसका? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर छप गया है, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, इतना हाइड कर दीजिए। वनस्पति में निम्नलिखित किसके प्रकार की बात हो रही थी? तो ये हो रही थी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन की बात हो रही थी, यानी सदाबहार वन की बात हो रही थी वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह
यह एक महातापीय मेगा थर्मल स्थल है, तो सही है ये। यह एक दृढ़ पर्ण क्षेत्र है, ये भी सही है। यह उच्च वृद्धि का क्षेत्र है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह आकाशीय एरियल एस्टिमेटल का क्षेत्र है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 जो है इसका सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बारे में ये बताना था। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है और फिर कारण दिया हुआ है, तो देख के बताते हैं कि क्या है ये। शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादित कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बीच बिना गहन कृषि के भरण पोषण कर सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बोल रहा है, तो ये सही है। बिना उर्वरकों के बिना भी वो क्या कर सकते हैं? गहन कृषि के लिए मतलब उपयुक्त हो जाते हैं। ठीक है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उपयोगिता बहुत अधिक है। शीतोष्ण वनों की, तो उष्णकटिबंधीय नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैग्रोव वन के बारे में बताना है। 68 नंबर क्वेश्चन। मैंग्रोव वन कुछ समुद्री तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। और कारण क्या दिया है? कि वे तट रेखा को स्थिर रखने में और समुद्र द्वारा सीमाोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो ये भी सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है फिर और रीजन बताना है, मतलब कारण और कथन दोनों दिए हुए, देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना वन में समीपवर्ती उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में जाति की विविधता कम होती है। तो ये भी सही है। सवाना में जाति विविधता को नियंत्रित करने में अग्नि कारक की भूमिका होती है। तो ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सवाना वन जो है उसको बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है प्राकृतिक प्रदेशों में। ठीक है। तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यहीं पे क्वेश्चंस का जो है एंड होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर जानकारी की चीज मिली हो, तो आप अपना काम कीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए और वीडियो को लाइक करके बताइए कि अच्छा लगा या नहीं लगा। और नए हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का फायदा आपके साथ साथ दूसरों तक भी पहुंचे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।